हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं आपका स्वागत करता हूं लर्निंग फाइव पर। और मैं आज आपके लिए लाया हूं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का पेपर, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। देखिए, इसमें बिजनेस और अकाउंटेंसी का जो पेपर था उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कि वहां पे नंबर्स का रूल चेंज किया गया है। अच्छा, इसमें आपके 4 पार्ट में क्वेश्चन आएगा। एक मल्टीपल चॉइस जो 1 नंबर का आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 1 नंबर का मतलब कि 1 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे, जो आपका 10 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से पूछा जाएगा 18 तक। इसका मतलब होता है 11 से लेकर 18 तक आपके जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, अति लघु उत्तरी, जिसमें 11 से लेकर 18 तक पूछा जाएगा। जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे भाई? जिसमें आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 8। और कितने नंबर का भाई? ये आपका होता है 3 नंबर का, जिसमें आपको 24 नंबर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये आपको जाता है 24 क्वेश्चन तक। ठीक है, जिसमें आपके कम से कम यहां पर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू देखो, 6 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू या मार्किंग होती है 6 नंबर की। तो ये टोटल होते हैं 36 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद है लॉन्ग, ये आपके लघु उत्तरी हो गए। अब इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके आते हैं 25 से लेकर 27 तक, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और कंपलसरी होते हैं बेटा। इसमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको। एक लॉन्ग होगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको एक करना होगा, जिसमें आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन होंगे? 3 होंगे। अब यहां पे 3 होंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 30। तो अब इन तीनों सभी को देख लीजिए, तो आपका 100 नंबर का मार्क्स होता है, जिसमें आपका मिनिमम 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको 100 नंबर को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं आज अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र जो आपका नया सब्जेक्ट है और आपके लिए सबसे प्रॉब्लम है कि इसमें लिखे क्या और इसमें क्या चीजें लिखें, कितना लिखें, क्योंकि ये लास्ट ईयर पेपर भी नहीं हुए थे और लास्ट ईयर मेंशन हो चुके हैं, जिसमें आपकी इस स्ट्रीम में इकोनॉमी का पेपर आ चुका है और जो 7 तारीख को होगा पेपर, जिसमें आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कॉमन है और 100% वो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा, इकोनॉमिक जो हमारे आसपास के सेविंग्स, बजट, इनकम, डिमांड, ये जितनी भी चीजें उन सभी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और अर्थशास्त्र हमारे जो जनक है इसके अर्थशास्त्र के, वो कौन है। ठीक है बेटा, तो यहां जो अर्थशास्त्र दिया गया है, इसके हमारे जो जनक है एडम स्मिथ है। और जो एडम स्मिथ है वो इसके जनक माने जाते हैं और इन्होंने पूरे शास्त्र ज्ञान किया है कि अर्थ, ठीक है ना, अर्थ शास्त्र। अब अर्थ और शास्त्र को इन्होंने अलग किया है। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, तो मनुष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो इन्होंने ज्ञान अर्जित किया मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार, वो होता है अर्थशास्त्र, जिसमें मनुष्य अपने धन का ऐसा विनियोजित करता है, इन्वेस्ट करता है, जिसमें वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, जिसमें उसकी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। तो ये होता है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा, जिसमें आपके धन का पूरा ज्ञान रखा जाए, धन के बारे में कैसे विनियोजित किया जाएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कैसे इनकम होंगी, कैसे एक्सपेंसेस होंगे, कैसा बजट होगा, ये सारी चीजें हमारी इसमें मेंशन हो जाती हैं। तो बच्चों, ये जो अर्थशास्त्र है, हमारा शास्त्र 2 प्रकार से बटा हुआ है। एक जिसे हम बोलते हैं मैक्रो, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वेस्ट अर्थशास्त्र। ठीक है,
और दूसरा होता है समष्टि। तो बेटा ये दो दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसका MACRO, मैक्रो। अब ये है क्या बेटा, देखिए जब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा और इसको समझिएगा भी। देखिए ये जो माइक्रो दिया गया है ये फॉर वन यूनिट किसी एक व्यक्ति के अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान हासिल करना, उस एक व्यक्ति की बजट, इनकम, विनियोजित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो हम शास्त्र करते हैं, या वो हमारा होता है वेस्ट अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है बेटा। और ये मैक्रो ये वो आपके लिए होता है जिसमें आपके लिए पूरे क्राउड या पूरा विलेज या पूरा सिटी या पूरा यूपी या यू कैन से कंट्री, पूरे देश के बारे में या पूरे ग्रुप के बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके फॉर क्राउड या फॉर वन कंट्री कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या आप एक देश या एक समूह, ठीक है। समूह लीजिए बेटर है, क्योंकि देश कंट्री में बोलेंगे तो बहुत कंफ्यूज जाएंगे। समूह लीजिए तो बेटर है। तो यहां पे एक समूह के बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो आपका है वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है, और अगर डिफरेंस पूछता है बेटा तो ये आपका 6 नंबर में पूछ सकता है, और आपके लिए कम से कम 7 पॉइंट्स। देखिए अब डिफरेंस अगर लिखते हैं तो आधार बनाकर लिखेंगे तो वो एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और एग्जामिनर वो जानता है कि बच्चे ने मेहनत किया तो नंबर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो उपयोगिता है, इसमें हम कह सकते हैं इसकी सिंपल सी भाषा में, जब उपभोक्ता उत्पादन का अधिकतम उपयोग कर संतोष प्राप्त करता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, तो ऐसी कंडीशन को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका उपभोक्ता संतुलन बन गया। अब इसके बाद में आपकी इसकी और इसको बेटा दूसरा उपयोगिता त्रिष्ट-गुण, ठीक है ना, यूटिलिटी। उत्पादन की लाभदायकता से जो कॉस्ट लगाई जाती है या कॉस्ट के बराबर उपयोग लाया जाता है उसे हम उपयोगिता कहते हैं, यूटिलाइजेशन कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो जब प्रोडक्ट को हम उपयोग में पूरी तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम बेटा हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है कुल तुष्ट गुण, और दूसरा होता है सीमांत। इसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आज जो टोटल यूटिलिटी है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं TU, टोटल यूटिलिटी, ठीक है बेटा। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितनी भी इकाइयां होती हैं उन सभी इकाइयों का पूर्ण प्रयोग या यूटिलाइजेशन आपका टोटल यूटिलिटी होता है। जैसे आपने 1 दर्जन केला लिया और 1 दर्जन केले का पूरा उपयोग किया तो वो आपका हो गया टोटल यूटिलिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको बताया है मार्जिनल यूटिलिटी, अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो नेक्स्ट जो आप कंज्यूमर हैं तो आप बायर से बार्गेनिंग करते हैं रेट कम करने के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे टोटल यूटिलिटी में आपने 10 सेब लिए एप्पल, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी होती है? 100 रुपए। अब 100 रुपए में आपको 10 एप्पल मिलेंगे, ठीक, तो आप उसका पूर्ण प्रयोग करोगे, वो टोटल यूटिलिटी हो गई। अब यही आपको 12 एप्पल मिलते हैं और कॉस्ट सेम कंडीशन है 100 रुपए, तो अब आपकी उपयोगिता कितनी बढ़ी? 2 प्रोडक्ट की या 2 एप्पल की, ये आपका मार्जिन हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया। यही आपकी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप किसी प्रोडक्ट को सेम रेट पर, मतलब उसी रेट पर या उसी लागत पर आप खरीद कर दूसरे प्रोडक्ट से अंतर डिफरेंट या जितना ज्यादा उपयोगिता धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है बेटा। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसे शो करना चाहें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला बता देते हैं।
आपका मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, ठीक है। तो जितना भी आपने चेंजेस किए हैं, मतलब जितनी भी यूटिलाइजेशन किया है और जितना भी आपने क्वांटिटी चेंज की है, ठीक है ना, मतलब जितना आप प्रोडक्ट चेंज करोगे, मतलब प्रोडक्ट में अंतर आएगा और जितनी उपयोगिता में अंतर आएगा, सिर्फ यही आपको मार्जिन यहाँ पर बताता है। और इसी मार्जिन के आधार पर हम इसे सीमांत दृष्टिगुण कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो जो सीमांत दृष्टिगुण होता है ये 3 तरीके का होता है, धनात्मक दृष्टिगुण, शून्य दृष्टिगुण और ऋणात्मक दृष्टिगुण, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड ड्रैगन पॉइंट एंड निगेटिव, ये 3 तरीके से होता है जिसे आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है मांग, डिमांड, ठीक है। अब जो मांग है, ठीक है, अब मांग का मतलब यहां पे आपकी डिमांड है, ठीक। अब डिमांड है क्या, देखिए, उपभोक्ता अपने बजट के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने आय के अनुसार जिस वस्तु की इच्छा जताता है, जिस वस्तु को खरीदने की इच्छा रहती है, वो आपकी क्या है, मांग, डिमांड। अब बेटा इसमें डिमांड टॉपिक जो दिया गया है, इस पे मेन हमारा इफेक्ट करता है प्राइस। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाती है, ठीक। और अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेटा ये ऐसी केस है जिसमें हमारे पास डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। बस प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस एक ऐसा कारण होता है, तत्व जिस पर प्रभावित होता है। एक स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है, और दूसरी थी पूरक। अब ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, स्थानापन्न का मतलब होता है कि जब एक वस्तु के होने या ना होने से दूसरी वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कॉफी और टी का, ठीक। देखिए, दोनों ही लिक्विड प्रोडक्ट हैं। जो संतुष्टि आपको कॉफी में मिलेगी वही संतुष्टि आपको टी में मिलेगी, बट इसकी उपयोगिता करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि पर जाता है कि कौन सा व्यक्ति कॉफी को पसंद करता है और कौन सा व्यक्ति टी को। तो आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जो टी की उपयोगिता है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन में होती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या कहीं भी हो, वहां पे जो आपकी डिमांड होती है वो टी की बहुत ही ज्यादा होती है। अच्छा, अब जो पूरक वस्तुएं होती हैं, इसमें एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु का उपयोग बेकार कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या उपयोग करेंगे भाई, आप बताइए। जब पेट्रोल नहीं तो क्या करेंगे, कार बेकार। और जब कार नहीं है, पेट्रोल बेकार आपके लिए। तो यहां पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे से संबंध होता है, और जब तक कि एक वस्तु नहीं होगी दूसरी वस्तु का काम बेकार है। इसमें दोनों वस्तुओं का समान होना अनिवार्य होता है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप सब्जी खाते हैं, सब्जी का यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, सब्जी आपको मिल जाए उसमें नमक ना हो तो क्या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। और नमक हो सब्जी ना हो तो आपको प्रोडक्ट को भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए कम्युनिकेशन दोनों का बराबर होता है। ऐसी वस्तुएं आपकी पूरक होती हैं, और ऐसी वस्तुएं आपकी कार और पेट्रोल, या आपसे जैसे आपका टेलीफोन या मोबाइल है उसका रिचार्ज, ठीक है ना। तो जब मोबाइल है तो उसका रिचार्ज होना चाहिए, और रिचार्ज है तो उसका मोबाइल भी होना चाहिए नंबर, जिसमें आपका कम्युनिकेशन बराबर चलता रहता है। और अगर ये चीजें नहीं है तो बेटा ये आपकी वस्तुएं कंप्लीट फिट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। ये आपका टॉपिक है डिमांड पे, जिसमें आपके स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं रहती हैं, ठीक है बेटा। डिमांड की टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइस डिमांड, मूल्य पर मांग, और दूसरा आपको होता है इनकम डिमांड, ठीक है, जो आपकी इनकम पर डिमांड करता है। और तीसरा क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस डिमांड, आड़ी या टेढ़ी मांग कहलाते हैं। अब प्राइस डिमांड क्या होता है बेटा? प्राइस डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को आप प्राइस के अकॉर्डिंग या अनुसार आप खरीदने और बेचने के लिए
तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, वो होता है आपका प्राइस डिमांड। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि आपका कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, जैसे नई बाइक अगर लॉन्च हुई है तो उसको खरीदने के लिए आप लोग सीधे पहुंच जाते हो कि भैया हमें परचेज करना है। अब परचेज करने के लिए जैसे आप पहुंचते हो, वहां पे प्राइस कुछ भी हो, नंबर 1 पीस या यूनिक पीस या एंटिक पीस होते हैं, तो उसे खरीदने के लिए प्राइस चाहे जितनी बढ़ी हो तो डिमांड भी उतनी बढ़ जाती है। प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, तो वो चीजें हमारे प्राइस के आधार पर आता है। दूसरा होता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का मतलब होता है बेटा बजट के अनुसार। जब उपभोक्ता अपने बजट को देखते हुए अपने वस्तुओं को या उत्पादन की डिमांड करता है, वो इनकम डिमांड कहलाता है। ठीक है, अब इनकम में क्या है कि भाई आपको पता है कि आपका हर महीने का खर्चा या हर महीने का जो एक्सपेंसेस है वो लिमिटेड है, और आपको पता है कि आपकी इनकम 20,000 रुपए है, उस हिसाब से आप बजट बना लेते हैं। और अगर किसी भी महीने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके लिए, जैसे हॉस्पिटलाइज हो गए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने खाने के प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देते हैं और उसका यूटिलाइज कम करते हैं, तो वो बजट के हिसाब से होता है। तीसरा होता है क्रॉस डिमांड। अब बेटा इसमें क्या होता है कि एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इसमें जैसे कि आप मॉल में कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, अपने लिए शर्ट लेने जाते हो, तो आपको ऑफर दिया गया कि आप 2 शर्ट खरीदिए तो उसके साथ में आपको 1 शर्ट का कपड़ा फ्री मिलेगा। तो अब यहां पे क्या होता है कि आपकी डिमांड बढ़ेगी भी और नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए भी चेंज भी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक साथ में 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इसीलिए यहां पे प्रोडक्ट क्रॉस हो जाते हैं। तो जिसमें आप अपने एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरे प्रोडक्ट को पाने के लिए अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, तो यहां पर बेटा क्रॉस जैसे आड़ी टेढ़ी मांग भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो आपका दिया गया है उत्पादनकर्ता का व्यवहार, ठीक है ना। देखिए उत्पादनकर्ता का व्यवहार, यहाँ पे उत्पादनकर्ता के व्यवहार से मतलब ये दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको वस्तुओं और सेवाओं के बदले में, मतलब आपके पास किस तरीके से पहुंचा रहा है या आपको उन वस्तुओं और सेवाओं की कैसी उपयोगिता मिल रही है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास दिए गए हैं अंशकालीन, दीर्घकालीन, ये ऐसे टॉपिक हैं छोटे से जो आपको पढ़ने हैं और ध्यान से, क्योंकि इसमें अंतर लिखना भी हो सकता है। ठीक है, अब ये अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन क्या है। देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम कम समय में प्रयोग करके परिवर्तन कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं कम समय में। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं भाई, जैसे आपके कस्टमरी हैबिट वाले दूध, ब्रेड, मक्खन, ये सब क्या है कस्टमरी हैबिट्स वाले प्रोडक्ट होते हैं। इनमें हम डे बाय डे चेंजेस कर सकते हैं, ये ऐसे हमारे होते हैं अंशकालीन वाले होते हैं। अच्छा, अब जो दीर्घकालीन वाले होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं, जिनमें पूंजी एक बार इन्वेस्ट की जाए उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है, तो ऐसे खर्चों को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्टों को खरीदने के लिए हम लोग बहुत बार सोचते हैं, तो ऐसे प्रोडक्टों को हम यहाँ पर दीर्घकालीन के नाम से ही कह सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन चीजों में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए आगे टॉपिक इंक्रीज करता है मीनिंग में या आपके डिफरेंसेस में। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप पूछ सकता है। अच्छा, अब देखिए कुल कॉस्ट, मतलब आपका जो दिया गया है टोटल कॉस्ट, ठीक है नंबर 1, दूसरा दिया है एवरेज कॉस्ट और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब बेटा इसमें ही क्या है कि ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा दे रहा हूं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, औसत कॉस्ट और सीमांत कॉस्ट में आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट तरीके से खरीदना और उसका उपयोग करना। तो टोटल कॉस्ट बेटा
यहां पे हमेशा इंक्रीज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका रहेगा। तो एक प्रोडक्ट खरीदोगे 20 रुपए का हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25, 3 प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 30। ये कोई जरूरी नहीं कि आपका एक ही रेशियो में बढ़ भी सकता है। 4 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 44 रुपए, और 5 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू 55 पे हो जाती है। तो ये आपकी कॉस्ट हो गई। एवरेज कॉस्ट बेटा हमेशा वस्तु से मतलब प्रोडक्ट से डिवाइड किया जाएगा। 20 वस्तु आपने खरीदी, अगर एक वस्तु से डिवाइड करोगे तो आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो 20 होगा। 25 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 12.5। 30 प्रोडक्ट है, 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 10। 44 है, 4 से डिवाइड कितना आएगा भाई 11, और 55 है तो कितना आएगा 11। ठीक है, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब मार्जिन निकालते हैं। तो मार्जिन बेटा टोटल कॉस्ट से ही निकालते हैं, हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो पहले की मार्जिन हमेशा 20 रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट में मार्जिन कितनी आई भाई 5 की, नेक्स्ट मार्जिन कितनी आपकी आएगी 5। नेक्स्ट कितना आएगा भाई 44 से 30 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 14 14, और नेक्स्ट 55 से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। तो ये आपका हो जाएगा एक टेबल के रूप में भी और आपकी तीनों की मीनिंग। ठीक है बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका है बाजार, मार्केट। देखिए बाजार क्या है, बाजार का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार माल खरीद और बेच सकते हैं, वो बाजार होता है। जहां पर अपने आवश्यकता के अनुसार आप छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजों को आप आसानी से खरीद सकते हैं और पा सकते हैं, वो आपका बाजार होता है। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या होता है कि जो टॉपिक है आपके पास, इसमें आपका नेक्स्ट एलिमेंट, तो बाजार में कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रभावित करते हैं बाजार को। देखिए स्थान, प्लेस, कस्टमर्स, ठीक है, मतलब सेलर, परचेजर, ठीक है, और इसमें आपका होता है प्राइस, प्रोडक्ट। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं, ये इफेक्टेबल होते हैं। आप बताइए बाजार हो और वहां पे आपको आपके आवश्यकता की चीजें ना मिले तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे आप। भाई आप खुद जानते हैं कि जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो वहां पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे एलिमेंट है बेटा जो आपके इफेक्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक होते हैं कि बाजार का वर्गीकरण। देखिए बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो यहां पे डिटरमाइन किया जाता है आपके क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, समय के आधार पर, विक्रय के आधार पर और वैधानिक के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर। ठीक है, जिसमें कुछ पार्ट हटाए जा चुके हैं जिनको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बस आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं छोटे से, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जो बाजार है, बाजार में हम लोग खरीदने जाते हैं एक प्रोडक्ट और दूसरा जाते हैं पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक, तो प्रोडक्ट और कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग अपना एक प्लान सोचते हैं जिसमें हमारे पास कि क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार, प्रदेशी बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो ये ऐसे मार्केट होते हैं जिनमें आपको अपने देश के अंदर, देखिए हर एक का मीनिंग अलग अलग है। लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार, आपके आसपास में जो बाजार होते हैं वो स्थानीय बाजार होते हैं, और प्रादेशिक बाजार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो बाजार लगते हैं वो आपके प्रादेशिक बाजार होते हैं। अच्छा, और राष्ट्रीय बाजार जो एक देश के अंदर जो मार्केट लगता है वो राष्ट्रीय बाजार होता है। अच्छा, अब इंटरनेशनल बाजार जो आपके एक देश से दूसरे देश से जो लिंक होते हैं खरीदने बेचने के लिए, वो आपके इंटरनेशनल मार्केट होते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार। ये हो गया बेटा आपके क्षेत्र के आधार पर। अच्छा, अब आते हैं समय के आधार पर। देखिए समय के आधार पर मैंने आपको बताया कि दैनिक बाजार, वहां पर जो आप दैनिक कस्टमरी हैबिट में जो वस्तुओं को डेली रूटीन में यूज करते हैं वो आपके दैनिक बाजार होते हैं। जैसे दूध, सब्जियां, फल, मक्खन, ये सब क्या है, ये आपके दैनिक बाजार वाले हैं जिनमें आप दैनिक पर डे खरीदने के लिए जाते ही जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, अब इसके बाद आता है अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार।
ये बेटा ऐसे अल्पकालीन बाजार जो कुछ समय के लिए बाजार लगते हैं, ठीक है, जैसे एक दिन वाले बाजार, मंडे को गए या वेडनेसडे को गए या फ्राइडे को, ऐसे बाजार जो आपके कुछ समय के लगते हैं। और दीर्घकालीन बाजार होते हैं जो लंबे समय के लिए लगते हैं, कई साल बाद लगते हैं, कई टाइम बाद लगते हैं, वो दीर्घकालीन बाजार होते हैं। अच्छा, अति दीर्घकालीन बाजार, ये दीर्घकालीन बाजार जहां पे एक निश्चित समय पर या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद एक निश्चित समय दे दिया था कि भाई इस समय बाजार लगेगा, इसे बोलते हैं मेला, फेयर। ये ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित टाइम दिया जाता है अल्पकालीन के लिए। तो बेटा ये सब चीजें जितनी होती हैं सब प्रोडक्ट और कैपिटल के लिए ही होती हैं, चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं विक्रय के आधार पर। मिश्रित बाजार वो बाजार होते हैं जहां पर प्रत्येक प्रकार के प्रोडक्ट मिक्स बेचे जाते हैं, हर प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, मिश्रित बाजार होता है। विशिष्ट बाजार, स्पेशल मार्केट होते हैं, ये ऐसे बाजार होते हैं जहां पर आपको सिर्फ स्पेशल निश्चित प्रोडक्ट ही आपको खरीदने को मिल सकते हैं। जैसे ज्वेलरी मार्केट में आप जाते हैं तो ज्वेलरी ही खरीदेंगे, वहां आप जाके आप कपड़े का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो निश्चित बाजार होते हैं, फिक्स बाजार होते हैं, वहां पर वही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो बताए जाते हैं, मार्केट का नाम है। अच्छा, इसके बाद आपका निरीक्षण बाजार, तो कुछ ऐसे बाजार होते हैं जिनका आप निरीक्षण करके जाते हैं। निरीक्षण बाजार तो कहने का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जहां आप सर्वे करने जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उन प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो निरीक्षण बाजार होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में नमूने द्वारा बिक्री का बाजार। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बच्चा कि आपको नमूने मतलब एग्जाम्पल्स के रूप में विज्ञापन, सैंपल या एडवर्टाइजमेंट यू कैन से, तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपको नमूने के रूप में मिलते हैं यूज करने के लिए, सैंपल के रूप में मिलते हैं, उसके बाद मार्केट में आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वो आपके होते हैं नमूने के आधार पर, ठीक है। ग्रेड द्वारा बिक्री। अब ग्रेड द्वारा बिक्री का बेटा मैं आपको बताता हूं ग्रेड। अब ग्रेड द्वारा बिक्री का मतलब होता है कि टारगेट मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे ग्रेडिंग मतलब जो टारगेट होता है, जो टारगेट अचीव करता है, उसको ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करके मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते हैं। यहां प्रोडक्ट नहीं बेचते, यहां पे बोलते हैं सर्विसेज, जैसे LIC पॉलिसी हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, ये सब ऐसे होते हैं जो आपके चलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में। अच्छा, अब इसका आता है ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रेडमार्क मतलब समझते हैं, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जब किसी भी कंपनी के नाम के आगे TM लिख दिया जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लेता है अपने नाम का और उस नाम से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, वो ट्रेडमार्क मार्केट्स होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये आपके हो गए वैधानिक बाजार। अब देखिए वैधानिक बाजार, वैध बाजार और काला बाजार और खुला बाजार। तो वैध बाजार होते हैं, देखो जो लीगल तौर पर अगर देखा जाए तो लीगल मार्केट, ठीक है ना, कौन सा मार्केट, लीगल मार्केट। अब दूसरा कौन सा आपका बदली होता है, ब्लैक, मतलब चोरी का बाजार या ब्लैक मार्केट, ठीक है। और तीसरा आपका होता है ओपन मार्केट। तो लीगल मार्केट वो होते हैं बेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच रहते हैं, उनके रूल रेगुलेशन सारे फॉलो करते हैं, रजिस्टर्ड के अनुसार सारा वर्क करते हैं, वो लीगल मार्केट होते हैं। और जहां पे चोरी का मतलब टैक्स बचाने के लिए कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए कानून से मतलब चोरी छिपे अपने पैसे को खरीदते और बेचते हैं, वो होता है ब्लैक मार्केट, जहां पे पैसे को सिर्फ टैक्स के लिए ही बचाया जाता है। और तीसरा होता है ओपन मार्केट, यहां पे आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जो आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये आपके होते हैं ओपन मार्केट, जहां पे आपको सारी चीज मिलती है, जैसे सुपर मार्केट जहां पे आप जाएं, खुद अपनी सर्विसेज दें और खुद प्रोडक्ट सिलेक्शन करें और जाके कैरी करके खुद लेकर जाएं और पेमेंट कर दें, ये आपके ओपन मार्केट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। और आपके पास बिक्री के आधार पर थोक बाजार, फुटकर बाजार। अब थोक बाजार, फुटकर बाजार क्या होते हैं, देखिए थोक मार्केट मतलब होलसेलर मार्केट, ठीक है ना। अब ये होलसेलर मार्केट जो होते हैं ये हैवी मात्रा में प्रोडक्ट को खरीदकर रिटेलर्स या कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये होलसेलर होते हैं। और जो थोक जो आपके होते हैं फुटकर व्यापार, रिटेलर
तो ये होते हैं ऐसे बाजार जहां पे कस्टमर्स जाके नगद में प्रोडक्ट उन वस्तुओं को खरीदता है अपनी जरूरत की चीजों से, और वो होलसेलर से खरीदकर कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो होते हैं रिटेलर, फुटकर व्यापारी। तो ये आपके हो गए बेटा बाजार का वर्गीकरण। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो आपकी समझ में आ गए हैं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा।